तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक नई फ्रेश वीडियो में। आज हम आप लोगों से एक जबरदस्त शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो जीरो से हीरो बने हैं और फिलहाल आजकल गोवा में और थे, लेकिन यहाँ से उनका प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन समझो या फिर यहाँ से बहुत अच्छी उन्होंने एक अचीव हासिल किया है, एक अच्छा पोजीशन हासिल किया है। यहाँ से शिफ्ट हो रहे पुणे लोकेशन के लिए। हम और किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आपके सामने वो शख्सियत बैठी हुई है मिस्टर डायनोबा शिल्के, जो फिलहाल एक एमएनसी कंपनी में सीनियर एचआर के पोजीशन में काम कर रहे हैं। हम आज उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं और ये जो शख्सियत है यहाँ पे गोवा में अपना लाइफ लगभग आपको खुद ये बताएंगे कहाँ से शुरू किया था और आज किस पोजीशन पे हैं, आज कितनी इनकी सैलरी है, किस पोजीशन पे हैं और कैसे हम वहां तक पहुंचे। ये सारी स्ट्रगल्स आप लोगों के बीच में हम शेयर करने वाले हैं। हम एक दूसरे के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत है हमारे एक यूट्यूब चैनल में मिस्टर डायनोबा शिल्के जी का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद, आपने इतना बुलाया, हमें इतनी रिस्पेक्ट दी। तो सबसे पहले आप बताइए अपने बारे में, आपका नाम, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को, देखने वाले को पता चल जाए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं अभी आप। जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरा नाम है डायनोबा शिल्के, लेकिन मेरा निकनेम जो है आदिराज शिल्के है। तो आपको कहीं पे भी अगर ऑनलाइन डिजिटल पे दिखेगा तो आदिराज ही दिखेगा। ओके, सो मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ परभणी महाराष्ट्र से और गोवा में लगभग हो गया 10-12 साल से जॉब करता हूँ। सो टाइम पे मैं कॉलेज करते करते यहाँ पे जॉब करने के लिए आया था। सो क्या था कि घर की जो कंडीशंस थी तो उतनी ठीक ठाक नहीं थी कि मैं आराम से कॉलेज करूँ, कॉलेज कुमार की तरह, और अपनी लाइफ वगैरह एंजॉय करते करते पढ़ाई करूँ। तो माता पिता जो वो खेती में काम करते थे, तो वहाँ से ही स्टार्ट किया था। जब मैं 10th में था तो मैं अपना खेत में काम करके मेरा फीस वगैरह जमा करता था, मतलब थोड़ा मम्मी पापा को हेल्प हो जाता था। तो उसके बाद में मैंने जैसे 12th पास किया तो फिर जॉब के लिए मैं बाहर आया, फिर गोवा में आया। गोवा में स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम गोवा में जी, स्टार्टिंग में जो मैं गोवा में आया तो मेरा जो पहला पोजीशन था, जो डिजिग्नेशन था, वो हेल्पर था। तो स्टार्टिंग मैंने हेल्पर से की थी कंपनी का। गोवा में कौन सा लोकेशन? गोवा में वेरना इंडस्ट्रियल एरिया, साउथ गोवा। हाँ, तो वहाँ पे एक छोटी सी फैक्ट्री थी, उसमें मैं हेल्पर के लिए जॉब कर रहा था। तो बाद में हुआ क्या कि एक 6 महीने के अंदर ही वहाँ पे मुझे सुपरवाइजर के लिए उन्होंने प्रमोट कर दिया था। तो उन्होंने बोला था आप सुपरवाइजर में करो, कंपनी अंडर के लिए लेटर वगैरह भी रेडी किया था। लेकिन क्या होता है ना, हर एक के लाइफ में एक ऐसा दोस्त आ जाता है कि वहाँ पे वो कुछ ना कुछ, एक तो वो उंगली करना या फिर बहुत अच्छा करना है। सपोर्ट सिस्टम ऊपर वाले भेजता है बना के, आप अच्छा काम करोगे ऊपर वाले बना के भेजता है किसी को। तो वो क्या हुआ कि उसने दोस्त ने मुझे बोला, मना कर दिया कि भाई जो फिक्स वाला रहता है वो ऑफर मत ले लो, आप एक काम करो कि ऐसे रेगुलर पे कॉन्ट्रैक्ट में काम करो। तो मैंने वो ऑफर नहीं लिया दोस्त का सुन के, फिर कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया और फिर हुआ ये कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली फील्ड सुपरवाइजर का, मुझे यस जॉब ऑफर आया। फिर बाद में मैंने बिना रुके मैंने एक्सेप्ट कर ली क्योंकि जो वहाँ पे मेरा सैलरी था, मेरा स्टार्टिंग सैलरी मेरे को 6,500-7 हजार मिलता था। हाँ, जैसे 2014-15-16 में जी बिल्कुल 200 के आसपास मिलता था 8 आवर्स ड्यूटी का। जी बिल्कुल। 2015 की मैं बात बता रहा हूँ, 2015 से पहले नहीं, इससे पहले की बात है ये। हाँ। ठीक है, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, लेकिन उससे पहले की बात है ये। 2013-14 की बात है। तो उस टाइम पे मेरे को फिर बाद में 6,500-7 हजार सैलरी मिलता था। और सडनली जैसे मैं सुपरवाइजर के लिए, फील्ड सुपरवाइजर के लिए बोला गया, तो वहां पे मेरा स्टार्टिंग सैलरी उन्होंने 13,500 बोला था। 6,000 से डायरेक्ट 13,500 है तो खुश हो गया। और उसमें काम किया एक्चुअली मैंने सूरज इंडस्ट्रियल सर्विसेज में एक 2 साल किया था। उसके बाद हाँ, उसके बाद में मैंने श्री साई सर्विसेज में 3 साल किया। वहाँ पे श्री साई सर्विसेज में क्या था ना, तो फिर वहाँ पे सैलरी वगैरह बढ़ा। अभी इसके बाद का सैलरी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो मेरा वो स्टार्टिंग था इसलिए वहाँ पे बोल दिया। तो श्री साई सर्विस में ज्वाइन करने के बाद उनके पास मैन पावर पहले कम था। फिर भी उस टाइम लगभग आपको सैलरी फील्ड सुपरवाइजर का 20 से 25 हजार तक तो मिलता है। जी जी, लमसम उतना ही था, उतना ही था 20 से 25 हजार। जो अच्छे हैं, जो वेंडर अच्छे हैं, वो 27 हजार तक भी सैलरी देते थे जी। वो डिपेंड करता है वो वेंडर के ऊपर, उनका कितना टर्नओवर है। यस। और उनका क्या था कि उनके एक्सेप्टेशन थी कुछ मेरे लिए
कि उनके पास मैन पावर कम था और उन्होंने बोला था कि अगर आप मैन पावर फुलफिल करोगे और फिर आपके पास थोड़ा सा सोर्स अगर मिलता है कि नया हमें वेंडर वगैरह मिल जाते हैं, क्लाइंट मिल जाते हैं, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पे 3 साल मैंने बहुत अच्छे से निकाले, नया क्लाइंट भी हमको मिला, वहाँ पे काम भी अच्छा किया। फिर उसके बाद में और सैलरी भी बढ़ा। फिर क्या हुआ कि कुछ क्या होता है, आप कितना भी कुछ भी काम करो तो कुछ इश्यूज होते हैं। तो पर्सनल एक छोटा सा इशू हुआ था, तो मुझे गांव जाना पड़ा, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी घर की। सो मैं जब रिटर्न आया तो मैंने दूसरे एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर के पास ज्वाइन किया था, अध्यापित इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो उनके पास मैंने ज्यादा टाइम तो काम नहीं किया, लेकिन बहुत कम समय में मैंने उनको भी 2-3 क्लाइंट दिए थे, जैसे होटल इंडस्ट्री के वजह में। क्लाइंट मीन्स नया बिजनेस नया बिजनेस में दिया, मतलब नई कंपनी इन्होंने दी जहाँ पर मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, उसको हम बोल सकते हैं नया क्लाइंट या फिर नया बिजनेस बोल सकते हैं। तो ये वीडियो हमारी राज सर ने जो वीडियो बनाई है, उनका वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य था कि आप भी अगर शुरुआत कर रहे हो ना, स्टार्टिंग से जहां से कर रहे हो बस करो। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप आगे कुछ बन पाओगे, अगर आप शुरू ही नहीं करोगे तो आगे क्या बनोगे। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, कोई भी जॉब हो, कैसा भी जॉब हो, आपको स्टार्टिंग तो करनी है। इंडस्ट्री में आपको कदम रखना है, पहले आना है। आप घर बैठ के बोलोगे, गांव में बैठ के यार कैसे होगा, कर पाऊंगा या नहीं होगा, घर से कुछ नहीं होगा। घर में आपको सिर्फ दाल रोटी मिलेगी, मस्त, उसका कमी नहीं होगा। आपको अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए, यस दाल रोटी और घर की चारपाई छोड़नी पड़ेगी। तो अब इनका निकनेम है अधिराज शिल्के, अधिराज, ठीक है, तो मैं इनको अधिराज करके बोलता हूँ। अधिराज जी जरा ये बताओ, बहुत से लोगों का एक भ्रम है, जो ग्रेजुएट हैं, थोड़े लोग बोलते हैं मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लोग बोलते हैं मैं BCom हूँ, MCom हूँ, बहुत अच्छी सी पढ़ाई, बहुत तो अच्छी इतना पढ़ाई किया तो अच्छी, हाँ क्यों करो, अच्छी डिग्री लेकर के बैठे हैं, और उनको हम अगर कंपनी का ऑफर करते हैं कि आप डियर ये काम कर लो, ये काम करते हुए आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, आप उनके लिए क्या सजेशन दोगे, क्या आप उनको उनके लिए बोलना चाहते हैं? थैंक्स, आपने बहुत अच्छा पॉइंट इश्यू किया है कि मुझे भी इस पॉइंट पे बोलना था कि क्या होता है ना कि देखो, डिग्री एजुकेशन उसके लिए हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, वो तो मायने रखता है, लेकिन आपको अगर जॉब मिल ही नहीं रही है, सबको गवर्नमेंट की जॉब तो नहीं मिलेगी। 100 लोग रहेंगे, 100 लोग अगर नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, 100 में से 50 को मिलेगी, 60 को मिलेगी, 100 में से 10 लोग, ठीक है ना, 80 को मिलेगी, 20 को तो कुछ तो करना है। आज तक का ग्राफ है, 100 में से शायद 6% लोगों को नौकरी मिल रही है गवर्नमेंट की, ठीक है, लेकिन बाकी की, लेकिन क्या होता है, सब किताबी नॉलेज से ही इंसान की प्रगति नहीं होती है। आपको इंडस्ट्री में उतरना पड़ेगा, कोई तो एक सेक्टर में जाना पड़ेगा, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, आपकी फूड इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरर हो, कोई भी हो, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप बाहर जाओगे नहीं, कोई जॉब करोगे नहीं, बाहर की दुनिया देखोगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो, आप पहले आपकी घर के हालात क्या है वो देखो, स्टार्ट करो। मेरे पास पहले एक काउंटर सर्विस के लिए लड़का आया था जॉब करने के लिए, गए साल की बात है। तो उसने बोला सर मुझे काउंटर सर्विस का जॉब चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मैंने पूछा उसको आपका एजुकेशन क्या है, तो उसने बोला सर BCom किया होगा। मैं बोला यार BCom किया तो आप कोई ऑफिस में वगैरह, अकाउंट में वगैरह देख लो जॉब। नहीं सर मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है, आप दे दो, कुछ भी करो मैं कर लूंगा। तो मैंने उसको सर्विस में जॉब दे दिया। उसका स्टार्टिंग सैलरी था 11,598 रुपीज स्टार्टिंग था सैलरी। तो उसने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद वो सर्विस में उसका इतना अच्छा बिहेवियर था और उसकी लैंग्वेज कम्युनिकेशन इतना अच्छा था कि बाद में मैंने उसको सर्विस से निकाल के पेंट्री में डाल दिया। ओके, सो बाद में वो पेंट्री में पेंट्री बॉय का जॉब करने लगा। तो पेंट्री बॉय में उसका सैलरी लगभग 14,500 समथिंग कुछ ऐसा उसको दिया था हमने वो टाइम। बाद में वो पेंट्री में काम करते करते सभी चीजों का मतलब उसको ना पेंट्री प्लस ऑपरेशन जो रहते हैं अंदर की कैंटीन के वो भी सीख गया।
और वो सीखते सीखते उसके बाद में मैंने उसको ना फिर सुपरवाइजर के लिए उसको प्रमोट किया। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। तो आज वो एज अ F&B सुपरवाइजर की पोजीशन पे काम कर रहा है। 16-17-18 सैलरी ले रहा है। नहीं, 18,500 उसका अभी करंट सैलरी है उसका। इन हैंड टेक होम ग्रॉस। नहीं, टेक होम उसका 18,500 सैलरी है। तो देखो क्या होता है, उसने उसका डिग्री नहीं देखा, उसने क्या देखा, मुझे काम की जरूरत है, मुझे करना है, उसने स्टार्ट किया। और सबसे मेन चीज क्या रहती है ना, मैंने पहले से एक ही बोल रहा हूँ कि भाई साहब आपको शुरुआत करनी है, करनी पड़ेगी। जहां कहीं पे भी हो, आपकी अपनी स्कूल डिग्री, आपका एजुकेशन वो भूल जाओ, वो एटीट्यूड भूल जाओ। आपने जैसे कक्षा LKG से शुरुआत किया था, वैसे भी आप किस फील्ड में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो, अपना एक क्या बोलते हैं, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, अपना ग्रोथ देखना चाहते हो, तो वहां से आपको जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जीरो से स्टार्ट करनी मतलब आपको उस चीज के बारे में जीरो से सीखना पड़ेगा। आपने स्कूल में क्या पढ़ाई किया है, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपके पापा क्या हैं, आपके चाचा क्या हैं, बोल जाओ। और क्या होता है ना, ये जो हमारा अभी जो मैंने जो भी आपको डिस्कस किया ना मेरा पर्सनल लाइफ के बारे में, जितनी मैंने मेरा स्ट्रगल मतलब एक सिंपल से शब्दों में बोला है मैंने, लेकिन उसके बीच में जो था ना कि मैंने यहाँ से प्रमोशन लिया, यहाँ गया वहां गया, लेकिन वो ऐसे इजीली नहीं गया था। बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां, बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारी कठिनाई आई, लेकिन जिद, हमारे मराठी में बोलते हैं कि एक जिद्द होती, काहीतरी करून दाखवायचं होतं। जिद होती कुछ करने हाँ, कुछ करने की जिद थी। तो बस वही करता चला गया। और आज ये इन्होंने अधिराज जी ने यहाँ अपनी जर्नी शेयर की जब गोवा पे आए थे, और लास्ट जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं। अब ये बातचीत करेंगे इनके बारे में। यहाँ से इनको पुणे में ऑफर मिला है एक अच्छे पोजीशन के ऊपर, और अच्छा खासा वहाँ पे ऑफर है। इतना अच्छा खासा ऑफर है कि 2 महीने की सैलरी से एक एक्टिवा लेके आ सकते हैं। तो जीरो से मतलब समझ लो आप, 2014 में इन्होंने 200 रुपए पर डे, तो तभी वो 200 रुपए मिलता था 8 घंटे की ड्यूटी। गोवा में इंडस्ट्रियल एरिया में आप कहीं पे भी आप जाओगे, 8 घंटे का 1210 रुपए मिलता था। उसमें से 12% PFPSI कट करके 193 नंबर 92 रुपये हाथ में आता था। मैं 2015 की बात बता रहा हूँ, अक्टूबर में। उससे पहले की आए हो सकता है उसमें DA वगैरह बेसिक थोड़ा 10-20 रुपए और कम भी रहेगा। तो ये बंदा अगर वहां से यहाँ तक पहुंचा है तो टाइम दिया है 10 साल, इसको बोलते हैं 9 साल 10 साल। तो आपको भी सक्सेस चाहिए लाइफ में, तो जिस भी फील्ड में आपको सक्सेस चाहिए, एकदम टॉप पे जाना है, उस फील्ड में आपको जीरो से सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, आपकी 100% ग्रोथ हो जाएगी। तो अभी अधिराज जी बताएंगे कि यहाँ से पुणे जा रहे हैं, ये जिस कंपनी में जा रहे हैं कंपनी का नाम हम नहीं बोल सकते, वो एक अलग रॉयल्टी नाम होता है, तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे उसको। तो आप अच्छी एक एमएनसी कंपनी है, पैन इंडिया लेवल पे काम करते हैं, तो उसके किस पोजीशन पर काम करती है ये वहां पे, और क्या काम करेंगे, और ये किस तरह से कैंडिडेट हायर करेंगे, और आप लोगों को क्या हेल्प मिल सकता है इनको वहां से, वो आप उसके बारे में बताएंगे। आपको मतलब आपको अगर जॉब चाहिए तो किस कैटेगरी की जॉब प्रोवाइड करेंगे, ये अपने खुद बताएंगे। वहां पर जाने के बाद आपको ये कैसे कैंडिडेट हायर करते हैं, अनस्किल, सेमी स्किल, स्किल, हाईली स्किल एंड ITI डिप्लोमा, ऑल ओवर जो भी रिक्वायरमेंट है बताएंगे अपने। खुद बताएं अधिराज जी, आप वहां पर जाने के बाद, पुणे जाने के बाद अपने कंपनी के बारे में बताओ। कंपनी के बारे में नहीं, आपका डेजिग्नेशन, देन आपने वहां पर काम क्या है और कैसे लोगों को आप वहां पर हायर करोगे। ओके, तो एक्चुअली अभी मैं ये मंथ में पूना शिफ्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे पूना से मैं पैन इंडिया के लिए काम करूंगा। तो वहां से मेरे पास फूड सर्विस है, तो फूड सर्विस में जो भी मतलब अनस्किल का जो स्टार्टिंग रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट KST, किचन स्टीवर्डिंग स्टाफ जो रहता है, यूटिलिटी, और उसके बाद में हाउसकीपिंग सर्विस, काउंटर सर्विस अलग अलग रहता है। काउंटर सर्विस रहेगा, फिर आपका ये हॉस्पिटल में है तो बेड सर्विस भी रहता है, ठीक है। तो सर्विस का रहेगा, सुपरवाइजर्स रहेंगे, शेफ रहेंगे, असिस्टेंट कुक रहेंगे, किचन वहां पे मुझे लगता है कि 10,000 नहीं, मिनिमम सैलरी के साथ अभी 12,000 13,000 है ग्रॉस अनस्किल का, 13 या 13,500 14,000 ग्रॉस सैलरी है शायद पुणे का। सैलरी जो भी है आपको इंटरव्यू के टाइम मैं ऐसे आंकड़ा बता रहा हूँ कि अनस्किल स्टाफ मतलब कम से कम सैलरी 10,000 से लेकर के
यूनिट मैनेजर, हॉस्पिटलिटी मैनेजर तक हायरिंग करते हैं तो उनको सैलरी कम से कम 70-80 हजार तक देते हैं। 60,000, 70,000, 80,000 जो उस लेवल, हायर लेवल की जो पोजीशन है। सैलरी का क्या होता है कि जो फ्रेशर रहते हैं उनके लिए एक बेसिक सैलरी फिक्स होता है, और जो एक्सपीरियंस वाले रहते हैं उनको सैलरी अलग रहता है, और हर एक डिजिग्नेशन के लिए उनका एक सैलरी फिक्स रहता है। सो सैलरी का क्या है कि आपको जो भी है आपके इंटरव्यू के टाइम जो भी डिस्कशन होगा उसमें आपको बताया जाएगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको पहले तो आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, पहले ये डिसाइड करो। क्या होता है आपका पहले, अगर आपने फूड इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, आप अगर फ्रेशर हो और आप अगर करना चाहते हो तो पहला स्टार्टिंग आप सोचो कि आप कौन सा पोजीशन में काम करने के लिए आप रेडी हो, कर सकते हो। अगर आप आपका पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है और आप कुछ कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकते हो, या फिर आपको मतलब काउंटर सर्विस पे भी क्या होता है कि एम्प्लॉय कंपनी के रहते हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन वगैरह आपका नहीं है, तो आपके लिए आप यूटिलिटी भी कर सकते हो, किचन स्टीवर्डिंग भी कर सकते हो, या फिर आप हाउस कीपिंग कर सकते हो, स्टीवर्ड या फिर मेस बॉय भी कर सकते हो। जी, मेस बॉय भी कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ी नॉलेज है होटल वगैरह में, आपने कहीं पे काम, नॉलेज में शायद आप बोलना चाह रहे हो कि जो हॉस्पिटलिटी का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है, या फिर एचएम किया है और होटल मैनेजमेंट किया है, होटल मैनेजमेंट और जी होटल मैनेजमेंट, और ये जो एचएम वाले बंदे रहते हैं ना उनको पहले से एक्सपीरियंस रहता है, और उनको पता भी रहता है कि मुझे कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। हॉस्पिटलिटी का जो भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके आते हैं 6 महीने 1 साल का, वो भी उनको बेसिक नॉलेज होता है F&B का। हाँ, उनको बेसिक नॉलेज होता है, तो उनको पता होता है कि अगर मैं किचन हेल्पर में जॉब मैंने किचन हेल्पर में किया है तो अभी मुझे फिर असिस्टेंट कुक के लिए अप्लाई करना है। अगर किसी ने असिस्टेंट कुक पे किया है तो अभी मुझे कुक के लिए अप्लाई करना है, वो उनको पहले से नॉलेज होती है। लेकिन जो फ्रेशर है ना, तो मैं पहले तो फ्रेशर के लिए बताना चाहूंगा कि आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में पहले आपकी कैपेबिलिटी देखना है कि आप किचन स्टीवर्डिंग में कर सकते हो, सर्विस में कर सकते हो, या फिर अगर आप फ्रेशर हो और थोड़ी बहुत आपकी नॉलेज है होटल लाइन की वगैरह, मतलब आपने थोड़ा बहुत देखा है, जानकारी है, तो आप उसके लिए आप एज अ ट्रेनिंग सुपरवाइजर वगैरह भी हम लोग ले सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा आपको कि बहुत सारे लोग, अभी बहुत लोगों का क्यूरियोसिटी होगी अंदर कि आप जो हायरिंग करोगे तो कैसे टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा या फिर फेस टू फेस इंटरव्यू होगा? क्योंकि जो बंदा, आप पुणे में बैठे रहोगे, आपका ऑफिस पुणे में है, जो बंदा यूपी से है, बिहार से है, उड़ीसा से है, वेस्ट बंगाल से है, या फिर अदर स्टेट से है, वो कैसा आपका इंटरव्यू कैसे शुरू करेंगे? हाँ, वो भी हम क्लियर करते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो इंटरव्यू रहेगा वो पहले तो टेलीफोनिक रहेगा। हमारे पास जो पोजीशन आएंगे वो हम पोजीशन रेस करेंगे, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स है, फेसबुक है। टेलीफोनिक इंटरव्यू, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप टेलीफोनिक इंटरव्यू जब करते हैं तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट से क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या? हाँ, टेलीफोनिक इंटरव्यू जो रहता है उसमें मुझे एक तो क्या रहता है कि आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ता है कि आपको जॉब कौन सा अप्लाई कर रहे हो, आप कौन से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए वो तो मैं आपको इंटरव्यू के समय में बता दूंगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट। अभी कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट तो उतना कंपल्सरी नहीं है, गवर्नमेंट ने भी डिक्लेरेशन दिया उसके लिए, ठीक है। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपका कोई भी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप जॉब के लिए कहीं भी जाने के लिए सोच रहे हो तो पहले एक चीज आप करो, आपके आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे और स्कूल सर्टिफिकेट पे एक ही डे, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, नाम करेक्ट होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे यूपी बिहार से। इम्पोर्टेंट नॉलेज आपके लिए है, आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, बहुत जरूरी है आपके लिए जी। तभी आपका पीएम डिडक्शन होगा तो आपको मिलेगा। और ओके, तो मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा, आपने अभी तो F&B बैकग्राउंड के बारे में बताया, फूड इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी बैकग्राउंड, जो इस फील्ड में काम नहीं करना चाहते, जो इंडस्ट्रियल एरिया में आना चाहते, जिन्होंने ITI डिप्लोमा किया है, BTech किया है, या फिर जो इस फील्ड में आने नहीं चाहते, हॉस्पिटलिटी उनको पसंद नहीं है, फिर वो इंडस्ट्रियल एरिया में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास? एक्चुअली क्या है, मैं अभी फिलहाल जो है मेरा सर्विस FS के लिए मैं देख रहा हूँ। तो मेरी कंपनी जो है वो IT वगैरह वो भी सब सेक्टर में काम करती है, लेकिन अभी मेरा जो मेन रोल है वो फूड सर्विस में है। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जिसको मतलब पुणे में ITI डिप्लोमा वगैरह किया है और उसको जॉब चाहिए, तो आप बेझिझक होके मेरा नंबर हम मेंशन करेंगे, बिल्कुल आप नंबर पे कॉल करिए, आपका अपडेटेड बायोडाटा। यस, मैं इसी के ऊपर क्वेश्चन करने वाला था, आप CV के बारे में
थोड़े लोगों को हम बताते हैं सीवी, बायोडाटा, रिज्यूम, तो थोड़ा एक शॉर्ट में इनको डिस्क्लोज कर दीजिए इसके बारे में क्या होता है। जी, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट A4 साइज में अपना डिटेल्स डालना होता है, वो हमें आपको फिल करना होता है, आपने कहाँ काम किया, थोड़ा आप बताएंगे उनके बारे में क्या होता है। जी, लास्ट डॉक्यूमेंट जो रहता है वो आपका बायोडाटा जो रहता है सीवी, उसमें आप पूरा अपडेट करो आपने स्टार्टिंग पहले सीवी के बारे में बताओ उनको। सीवी थोड़े लोगों को सीवी के बारे में राइट मुझे भी पता नहीं था, बहुत टाइम पहले की बात है। तो अभी जो भी बहुत सारे लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं, जी। उनको पता जी, नहीं। हाँ, CV हम भी गांव से बिलोंग जी, करते जी, हैं, हमें भी जी। एक टाइम में से पता नहीं था। अभी मैं बताता हूँ आपको, मतलब ये क्या रहता है ना, ये जो हम रिज्यूमे वगैरह बोलते हैं ना, इसका क्या रहता है कि आप अगर किसी को आपका रिज्यूमे शेयर कर रहे हो तो क्या होता है उसमें आपकी फर्स्ट तो आपकी पर्सनल डिटेल्स रहती है, उसके बाद में आपका एड्रेस प्रूफ रहता है, क्वालिफिकेशन रहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है कि अगर आप एक्सपीरियंस काम किया है, राइट जी, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो वहां पे आपको एक्सपीरियंस मेंशन करना पड़ता है। मेंशन कैसे करना है कि आपने कौन से साल में स्टार्ट किया था पहली कंपनी, फिर कहां से खत्म किया, और वहां पे कितना साल किया। मान लीजिए मैंने क्या किया, जी मैंने काम किया था 2015 में, अगर स्टार्ट में फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 2015 में मैंने SIS स्टार्ट किया था, कौन से डिजिग्नेशन पे स्टार्ट किया था, फिर मैंने कहाँ पे खत्म किया, फिर दूसरी कंपनी में मैंने कहां से स्टार्ट किया, कहां से खत्म किया, और कौन सा पोजीशन पे काम किया, कितना साल किया। तो आपको ये क्लियरली मेंशन करना है। बहुत सारी जगह पे क्या होता है 2 ईयर एज अ सुपरवाइजर, बस क्या सुपरवाइजर, 3 ईयर एज अ सुपरवाइजर क्या होता है देखिए, ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ सुपरवाइजर डालते हैं। तो सुपरवाइजर हाउसकीपिंग भी होता है, फिर बाद में आपका FM भी होता है, फूड एंड बेवरेज भी होता है, फूड सुपरवाइजर आपका फील्ड सुपरवाइजर भी होता है, साइट मेंटेनेंस सुपरवाइजर भी रहता है, साइट सुपरवाइजर, हर एक चीज का सुपरवाइजर रहता है। सुपरवाइजर मतलब उसका सुपरविजन करना, उसका काम सिक्योरिटी सुपरवाइजर भी, राइट। तो आपको पहले क्या करना है ना, जो आपका डिजिग्नेशन है वो पहले आप क्लियर कर दो कि क्या है और आप कौन से सेक्टर में काम कर रहे हो, ठीक है। ओनली सुपरवाइजर मेंशन करना बहुत मतलब गलत है। आप पहले तो क्लियर करो, आप सुपरवाइजर हो तो वहां पे लिख दो FME सुपरवाइजर, फूड एंड बेवरेज सुपरवाइजर, फिर आपका डायरेक्शन। अरे आपने हेल्पर में भी काम किया है, अभी मेडिसिन कंपनी में पैकिंग में काम किया तो लिखो कोई इशू नहीं है। जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक काम किया, 6 महीना 8 महीना काम किया। जी हाँ, लेकिन कुछ लोगों के क्या होता है, पर्सनल मेरा भी ऐसा है कि जो मैंने लास्ट कंपनी में एक 5-6 महीना किया था एक जगह पे, तो मुझे जैसे मैंने बोला कि मुझे MNC में अपॉर्चुनिटी मिली, चला गया, तो मैंने वो भी मेरे CV पे मेंशन नहीं है खुद पर्सनली। वो कुछ लोगों का जैसे हमारे लोगों का थिंक क्या होता है कि मैं मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज है वही मैं मेंशन करूँ, ठीक है कर सकते हो, मतलब छोटा छोटा कहीं पे काम किया है, आपको जरूरी नहीं है तो मत मेंशन करो। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई एक, जैसे आपने फूड इंडस्ट्री में यूटिलिटी में अगर आपने काम किया है, वहां पे 1 साल वर्क किया है, फिर आप किचन हेल्पर में चले गए हो, फिर आप असिस्टेंट में गए हो, तो ये चीज आपको मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि उससे क्या दिखेगा, HR का आप दिखेगा कि हाँ ये बंदे में संयम है, उसने काम किया है और वो काम करके आ गया है, हाँ तो मैं उसको ले सकता हूँ, तो इन फ्यूचर ये मेरे पास भी अच्छा काम करेगा और उसको प्रमोशन भी मिलेगा और मेरे कंपनी का भी नाम होगा, ये ऐसा HR सोचेगा। ओके, और क्या हमारे लोगों को आप, मेरे व्यूअर्स को आप और क्या आप आइडिया सलाह दे सकते हो लाइफ में? हाँ, लाइफ जो अनस्किल है, मतलब अनस्किल बोले तो जो कम पढ़े लिखे हैं, 8वीं पास है, 5वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं तक, हम 12वीं पास को अनस्किल में ही आता है मुझे लगता है। 12वीं पास कोई बहुत बड़ी आपने बहुत बड़ी डिग्री, बहुत बड़ा आपका ये क्या बोलते हैं उसको, आपने बहुत कुछ हासिल नहीं कर लिया है। 12th पास भी आज एक 12th मतलब ग्रेजुएशन तक मुझे लगता है नहीं, अभी हमारे पास ना आपके पास स्किल नहीं है तो मुझे लगता है उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। जी वैल्यू नहीं है, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, कहाँ से आप किस फील्ड में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है ताकि वहां से सीख के 100% वो ग्रोथ कर सकते हैं? देखिए अभी क्या है ना, ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे सेक्टर है। अभी हम फूड इंडस्ट्री में करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फूड इंडस्ट्री, मैं चाहूंगा आप फूड इंडस्ट्री के बारे में बताओ। जी, अब क्या है ना, अभी फूड इंडस्ट्री में आपको अपॉर्चुनिटी इसलिए है ना क्योंकि आप स्टार्टिंग में जो जॉब कर रहे हो ना अनस्किल से, आप अनस्किल में जॉब करते करते आगे चल के प्रमोट हो सकते हो, सेमी स्किल से स्किल में, हाईली स्किल में भी जा सकते हो। लास्ट मुझे लगता है किचन में मुझे लगता है ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। जी मैंने जी 2 साल पहले मैंने एक किस्सा सुना था हमारी कंपनी का कि एक किचन यूटिलिटी था जो बर्तन धोने वाला जो रहता है डिश वॉशर,
वो था, तो उसमें बर्तन धोते धोते बाद में वो किचन हेल्पर हो गया। फिर आपको भी समझ में आएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो किचन हेल्पर हो गया, फिर किचन हेल्पर होते होते फिर वो असिस्टेंट से कुक से सीनियर कुक, फिर सीडीपी लेवल पे अब वो चला गया है। ठीक है, सैलरी किसी की बारे में हमें बात करना, ये हमें मतलब सीडीपी लेवल की सैलरी लगभग 30 तक आती है, आप समझ लो। तो अभी वो अच्छे पोजीशन पे काम कर रहा है, क्योंकि वो उसने स्टार्टिंग की शुरुआत से यूटिलिटी से स्टार्ट किया, अभी वो सीडीपी लेवल पे काम कर रहा है। मेन चीज तो उसने समय दिया। आपको कोई भी कंपनी के लिए समय देना पड़ेगा। पुणे लोकेशन में हमारे लोगों कितने लोगों को आप हर महीने जॉब दे सकते हो? तो अभी देखिए पुणे में तो ढेर सारी रिक्वायरमेंट्स है मेरे पास, बस मुझे अभी जी बिल्कुल, मैं 17 तारीख से मतलब ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ, तो उसके बाद में ढेर सारी रिक्वायरमेंट्स आएंगी, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, इतने रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है। तो आप राज सर से भी कनेक्ट कर सकते हो गोवा के लिए। फिलहाल मैं गोवा में बेस्ट हूँ भाई, फिक्स हो गया हूँ भाई। आप आइए हमारे पास भी। तो गोवा में फिलहाल मुझे इंडस्ट्रियल लोग चाहिए, जिसमें ITI, डिप्लोमा, बीटेक एक्सपीरियंस, मेंटेनेंस एंड यूटिलिटी डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी हमारे यहाँ, नॉन फार्मा की कंपनी है, वहां पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मुझे इंजीनियर चाहिए, जिसको गाँव में बोलते हैं जेई, फलाने के जेई की नौकरी लग गई, जूनियर इंजीनियर मतलब जेई मतलब जूनियर इंजीनियर हमको चाहिए। कम से कम सैलरी उसको 20,000 देंगे, जो एक्सपीरियंस है उसको 40,000। उसमें आपके पास अकोमोडेशन वगैरह नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया में आपको एकोमोडेशन नहीं मिलेगा। एकोमोडेशन हम इंतजाम करा सकते हैं किसी के साथ शेयरिंग में, उसका पेमेंट आपको पहले मतलब वो आप हेल्प कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब वो वर्किंग टाइम में आपको वन टाइम फूड एंड ब्रेकफास्ट देती है, वो सभी कंपनी नहीं देती है, थोड़ी थोड़ी कंपनी देती है। जिस कंपनी मिलेगा, जिधर आपका इंटरव्यू होगा, वो आपको क्लियरली बता दिया जाएगा कंपनी का फैसिलिटी क्या है। ओके, ये हो गया इंडस्ट्रियल एरिया का हमारे पास जॉब। देन अपने पास भी है फूड इंडस्ट्री में भी बहुत सारी, हमारे पास 2-3 हमारे साइड है फूड इंडस्ट्री का। वहां पर यूटिलिटी मेंटेनेंस, यूटिलिटी स्टीवर्ड, एफएमबी सुपरवाइजर, मेल फीमेल स्टीवर्ड्स, देन अपना हाउसकीपर, HK सुपरवाइजर एंड कुक, असिस्टेंट कुक, किचन हेल्पर, ये सारे रिक्वायरमेंट होता है। तो इस फील्ड में आपको रहना खाना दोनों कंपनी की तरफ से प्रोवाइड है, और कंपनी की तरफ से फिक्स जॉब है। प्रॉपर 1 तारीख को पेमेंट आएगा, बोनस आएगा, ग्रेचुटी मिलेगी, और आपका फिक्स जॉब है। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है हमारे यहाँ गोवा लोकेशन के लिए। अब बस थोड़े लोगों की बहुत हमारे लोग चाहते हैं कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाना, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो वो मुझे 20,000 रुपए नौकरी मिल जाए और 1 साल में, वो काम कुछ नहीं करना चाहिए उनको, ऐसा बैठ के टेबल पे उनको काम से लैपटॉप वाला, भाई कैसे आपको नौकरी मिलेगी लैपटॉप वाली, भाई कैसे ऑफिस वाला काम मिलेगा? और बहुत से लोगों की मानसिकता है कि जॉब मिले समय में बड़ा बनने का, जल्दी से। अरे कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, अदानी अंबानी, उनका दादा परदादा मर गए यहाँ तक उनको लाने में, आप कैसे चाहते हो कि आपको इतना जल्दी ग्रोथ मिल जाएगी? चांस नहीं है। तो आप जो शॉर्टकट अपना करके बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए यही कहना चाहता हूँ जो शॉर्टकट वाले हैं ना, मेरे सामने बहुत लोग ऐसे बर्बाद हो चुके हैं, मेरे साथ वाले। क्या है ना, शॉर्टकट पैसा मिलेगा भी आपको, लेकिन वो आपको हजम नहीं होगा। हजम नहीं, शॉर्टकट में चला जाएगा, मुझे लगता है जितना शॉर्टकट में आएगा उतना शॉर्टकट में चला जाता है। सो शॉर्टकट के बारे में तो आप मत सोचो, जो भी हो सकता है आपके मेहनत, अगर आपको आपकी मेहनत के ऊपर विश्वास है तो आप एक दिन जरूर आगे जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, और कुछ टॉपिक रह गया क्या? तो मेरी साइड से तो सब क्लियर है। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हम दोनों के भी नंबर्स हम लोग शेयर करेंगे। आपका नंबर बोलो, आप कभी भी हमसे कनेक्ट हो सकते हो। आपका नंबर बोलो। तो हाँ, और एक चीज फोन के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या होता है ना कि हम लोगों को क्या है ना, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है किसी का कॉल मिस हो जाता है, किसी का ना बहुत सारे लोगों का मिस हो जाता है। सो उनको मिस अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये लोग रॉन्ग नंबर है, जी काम करते हैं, जॉब पोस्टिंग करते हैं और कॉल नहीं उठा रहे। तो क्या होता है ना वैसा, तो हम लोग क्या है ना पहले से एंगेज रहते हैं। हमारे पास कोई ऐसा टेलीकॉलर नहीं कि हम उसको हमारा कॉल दे दे, वो बात करेगा फिर आगे चलेगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम जो है ना सेल्फ रिक्रूटमेंट करते हैं, हम खुद ही रिक्रूटमेंट करते हैं, डिप्लॉयमेंट भी हम ही करते हैं हमारी कंपनी के लिए। जी, हमारी कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट भी हम करते हैं, डिप्लॉयमेंट भी हम करते हैं। उनकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज भी जो रहती है वो हम साइड से करवा के लेते हैं। सो क्या रहता है ना, इसीलिए हमारे
नंबर से बिजी आएंगे या फिर हो सकता है कभी रिंग भी जाएंगे, हम नहीं उठाएंगे। और सबसे तो इसके लिए आपको ना थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। अगर कॉल नहीं उठा रहे तो वही नंबर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप पे रहेगा, तो उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे आपका सीवी शेयर करना है और उसके नीचे लिखना है कि मैं, आप मराठी हिंदी किसी में लिख सकते हो, जरूर नहीं कि आप इंग्लिश में अपने लैंग्वेज में लिखो, टूटी फूटी इंग्लिश में लिखने का जरूरत नहीं। आप आप भोजपुरी में लिखोगे तो भी हम ट्रांसलेट कर तब लेंगे क्या, उसको। हमको भी भोजपुरी आता है ना। ओके, तो आप सीधा लिख दीजिए, सर मेरा नाम ये है, मैंने ये पढ़ाई की है और मुझे ये जॉब चाहिए, या फिर मैं फ्रेशर हूँ और मुझे जॉब चाहिए। आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। सिर्फ हाय हेलो गुड मॉर्निंग, भाई साहब मत करो, इतने मैसेज आते हैं, परेशान हो जाता हूँ। अभी भी अगर मोबाइल खोलेंगे तो 100-150 के हाय हेलो रहेंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे, हाय हेलो के मैसेज थोड़ा कम करिए। हमारे व्यूवर्स को कैसे बता सकते हो आप, 0 से हीरो बनने के लिए क्या कुछ एक अभी बस हो गया, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है इन लोग के। बाकी आपके व्यूअर्स बहुत समझदार है, तो बाकी समझदार के इधर कमेंट में जाके देखो कितना कैसे कैसे कमेंट करते हैं। नहीं ठीक है ना, हाँ कमेंट करने वाला क्या रहता है ना, ये जो गंदी कमेंट करने वाले लोग रहते हैं ना, उनको क्या रहता है, एक तो उनको कुछ करना नहीं है, वो गाँव के चौराहे पे बैठ के मस्त अपना तंबाकू मारते हैं। हाँ, और उनको क्या काम रहता है, सिर्फ दीवारें गंदी करने का काम रहता है। तो बेटे बेटे उनको कुछ काम नहीं रहता ना, तो वो कमेंट्स कर देते हैं ये वो सब, ये अलाना फलाना बिस्ताना। सो मैं तो बेसिकली उनको इग्नोर करता हूँ और मैं उन लोगों के ऊपर गौर करता हूँ जो मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे ये जॉब चाहिए, या फिर मैंने सर ये किया है, मैं आगे क्या करूँ। बहुत सारे लोग हैं कि मैं उनको पर्सनली 15-15, 20-20 मिनट तक मैं उनको कॉल पे बात करता हूँ, उनको थोड़ा सा पर्सनली गाइड करता हूँ कि अभी ठीक है आप ये किए हो, फिर अभी जॉब नहीं है मेरे पास, तो फिर मैं किसी और से बात करता हूँ, उनके पास सीवी शेयर कर देता हूँ, सभी लोग उनकी हेल्प कर देता हूँ। तो आप लोग अच्छे से बात करोगे तो आपको 100%। आप अगर अभी पुणे में जा रहे हो तो कैसे लोग कनेक्ट करेंगे? आपका तो मोबाइल नंबर आपने बताया। हाँ, मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर है 9860379935। ओके गुड। और आप गोवा में आना चाहते हो, गोवा के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर है 7040032219। ओके, और ये व्हाट्सअप नंबर भी है, आप कॉल लगाते हो, हम कॉल नहीं पिक करते हो। आपका डिटेल्स आप व्हाट्सएप में शेयर करो, डिटेल्स में आपका सीवी, रिज्यूम, जैसे मैंने आपको अभी बोला था। ओके, आप शेयर करो और हम आपको कॉल बैक जरूर करेंगे। और हमारे पास बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप पोस्ट इतना करते हो, बाद में हमकी जॉब नहीं देते हो, तो वो भी, उसका भी एक आंसर हमारे पास है। देखो हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट आता है, लिमिटेड रिक्वायरमेंट आता है, 10 समझो, एक 10 स्टीवर्ड चाहिए। तो हमने जो पोस्टिंग किया, हमारे पास और डेटा रहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास रहते हैं, टच में रहते हैं, हम उसको हायर कर लेते हैं, तो पोजीशन एक 10 दिन में क्लोज हो जाती है, उसके बाद हायरिंग में हो जाती है। इसके लिए हम आपको बोलते हैं कि वेट करो, नेक्स्ट अगर रिक्वायरमेंट आएगा तो हम आपको बुला लेंगे, राइट। तो बहुत सारे लोग सबसे हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। मेन तो चीज क्या होती है ना, और बहुत सारे मैसेजेस कॉल पड़े हुए रहते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते। सो उसके लिए तो हम आपको मतलब क्षमा चाहते हैं कि हम भी इंसान हैं, तो थोड़ा हो जाता है, तो कितना काम आपको भी फॉलोअप लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा। और आप अपना कुछ सलाह सुझाव देना चाहते हो, जाओ कमेंट में कमेंट करो, आपको किस तरह की जॉब चाहिए, आप वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो, आप अपना कमेंट कर सकते हो, हम मुझे सलाह सुझाव दे सकते हो, आपको किस लोकेशन में जॉब चाहिए वो भी बता सकते हो। ओके, तो एक अच्छा कमेंट करो, वीडियो को अच्छी अगर आपको लगती है तो वीडियो को शेयर करो, और जाते जाते एक वीडियो को सब लाइक करके जाओ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ओके, और कुछ कहना है आपको? आरजे यूट्यूब चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एक्चुअली मैं ये भी यूट्यूब पे देख देख के सीख चुका हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच राजेश जी, आपने बुलाया, अपना सम्मान दिया यहाँ पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आइए आपने टाइम कभी निकाला। मिलेंगे। बिल्कुल, शायद 20-21 तारीख का प्लान है आने के लिए, तो जरूर मिलते हैं वहाँ पे। ओके, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इंपॉर्टेंट हमें टाइम दिया और हमारे लोगों को इतना अच्छा आपने गाइड किया, लोगों को बताया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप भी अगर ग्रोथ अपने लाइफ में चाहते हो तो कहीं पे भी एक जगह बैठो और स्टेबल हो जाओ, सीखो, नया जिंदगी की नया शुरुआत करो। आपने इसके पहले लाइफ में क्या किया, क्या नहीं किया, कितने पढ़ाई किए, आपके बाप दादा क्या है, आपके भैया क्या है, आपके फूफा क्या है, सब भूल जाओ। आपको अपनी जिंदगी खुद जीनी है और अपनी लाइफ खुद बनानी है, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, कोई नहीं आने वाला है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए इंफॉर्मेशन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।